नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट हूं संसदीय व्यवस्था और राष्ट्र अध्यक्ष व्यवस्था के पार्ट 2 में। मेरा नाम है नीतीश कुमार। दोस्तों, ये रहा मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आइए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण भाग को। दोस्तों, आज के इस पार्ट 2 में हम संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली को 3 शीर्षकों के अंतर्गत देखेंगे। पहला शीर्षक है संसदीय प्रणाली के गुण और दोष। इसमें दोस्तों हम जानेंगे कि संसदीय प्रणाली को अपनाने के लाभ क्या है और उसकी हानियां क्या है। दूसरे शीर्षक के अंतर्गत हम देखेंगे कि राष्ट्राध्यक्ष प्रणाली के गुण और दोष क्या है। और तीसरे शीर्षक के अंतर्गत हम देखेंगे कि ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली और भारत के संसदीय प्रणाली में क्या अंतर है। दोस्तों, इन शीर्षकों को शुरू करने से पहले सबसे पहले आइए देख लेते हैं एक अन्य तथ्य। दोस्तों, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये फिगर है ब्रिटेन के संसद का। ब्रिटेन का ये संसद है। और दोस्तों, पूरे विश्व में ब्रिटेन पहला देश था जिसने संसदीय व्यवस्था को अपनाया था। यही कारण है कि ब्रिटेन को संसदीय व्यवस्था की जननी कहा जाता है। और ब्रिटेन का जो संसद है वह वेस्टमिनिस्टर नामक जगह पर स्थित है। इसलिए जिस संसदीय व्यवस्था की शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी उसको वेस्टमिनिस्टर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ब्रिटेन का संसद जहां है उसका नाम वेस्टमिनिस्टर है। दोस्तों, ये जो चित्र आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का रेसिडेंस है। कोई भी अमेरिकन राष्ट्रपति जो होगा वह यहीं पे निवास करता है, उसका रेसिडेंस होता है। और इसका नाम है व्हाइट हाउस, जिसका नाम आप भली भांति सुनते आ रहे हैं बहुत दिनों से। दोस्तों, राष्ट्राध्यक्ष शासन प्रणाली है, उसका जनक संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम राष्ट्राध्यक्ष शासन प्रणाली का यहीं पर शुरुआत हुई थी। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं संसदीय प्रणाली के गुण पर। संसदीय प्रणाली को अपनाने के लाभ क्या है, संसदीय प्रणाली के गुण क्या है, आइए शुरू करते हैं। पहला, विधायिका और कार्यपालिका में निकट संबंध होता है। इसके कारण इन दोनों अंगों में एकता स्थापित हो जाती है, गतिरोध की स्थिति समाप्त हो जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका का गठन होता है वो विधायिका के सदस्यों में से ही होता है। इसके कारण जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वे भी संसद के सदस्य होते हैं, यानी कि विधायिका के सदस्य होते हैं, और बैठकों में जो है विधायिका के भाग लेते रहते हैं। और जो विभिन्न मुद्दे हैं जो विपक्ष के द्वारा उठाए जाते हैं या संसद के अन्य सदस्यों के द्वारा उठाए जाते हैं, कार्यपालिका के सदस्य भी वहां उपस्थित होते हैं और वहां वाद विवाद होता है। और वाद विवाद के होने के बाद एक डिबेट जब हो जाता है किसी संबंधित टॉपिक पे, जो भी टॉपिक लोकहित में हो या जो भी टॉपिक वहां उठाया जा रहा है, तो कार्यपालिका और विधायिका के जो सदस्य हैं वो एक दूसरे से संतुष्ट हो जाते हैं, एक दूसरे का उत्तर प्रत्युत्तर करके। इसके कारण इन दोनों अंगों में एकता स्थापित हो जाती है और जो गतिरोध की स्थिति है वह लगातार बहस करने के कारण संसद में समाप्त हो जाती है। दूसरा गुण है दोस्तों, संसदीय प्रणाली लचीली होती है। इसका मतलब हुआ कि यदि विधायिका का विश्वास मंत्रिमंडल पर नहीं रह जाता तो वह अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल को हटा देती है। इसी प्रकार यदि मंत्रिमंडल को विधायिका का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता तो प्रधानमंत्री राज्याध्यक्ष से कहकर निचली सदन को भंग करा के नई चुनाव करा के नया जनादेश प्राप्त करने की कोशिश करता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो विधायिका से ही आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो मंत्रिमंडल होगा वह सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगा, और वह भी विधायिका के किस सदन के प्रति, निचले सदन के प्रति।
और जब निचले सदन, अगर भारत का उदाहरण लें निचले सदन का, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। अगर लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका विश्वास जो है मंत्रिमंडल से हट जाता है और वे मंत्रिमंडल के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव कर देते हैं, तो जो भी मंत्रिमंडल होगा उसको इस्तीफा देना होगा, मंत्रिमंडल के सदस्यों को इस्तीफा देना होगा। इसी प्रकार अगर लोकसभा के जो सदस्य हैं वह मंत्रिमंडल को काम करने से रोक रहे हैं, उसके अनुसार नहीं चल पा रहे हैं, तो इस स्थिति में जो प्रधानमंत्री होगा यानी कि मंत्रिमंडल का हेड, वह राज्याध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति को कहेगा कि निचली सदन को भंग कीजिए और नई चुनाव कराने की शुरुआत होगी वहां से, और जिससे जो है प्रधानमंत्री जो है और अपने मंत्रिमंडल के सदस्य जो होंगे और सारे ये लोग पुनः चुनाव के मैदान में जाएंगे और जनता से जो है कोशिश करेंगे कि वो जनता उनको चुनाव जिताए और पुनः आए पूरे बहुमत के साथ, ताकि अपने काम सुचारू रूप से चल सके और ऐसे लोगों को जिताकर संसद में ला सके जो उनके पक्ष के हों। तो इस प्रकार सभी पार्टियों को जो है मौका मिलता है चुनाव में जाने का, अगर मंत्रिमंडल को विधायिका का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता उस स्थिति में। संसदीय प्रणाली को अपनाने पर एक से अधिक राजनीतिक दल अस्तित्व में आ जाते हैं। ये दल सार्वजनिक समस्याओं के विभिन्न पक्षों को सर्वसाधारण के सामने रखते हैं, जिससे जनसाधारण को राजनीतिक शिक्षा मिलती है और राजनीतिक चेतना को बढ़ावा मिलता है और लोग सही निर्णय पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, संसदीय प्रणाली में अब भारत में ही देख रहे होंगे कि कई राजनीतिक दल हैं, तो जो कई राजनीतिक दल हैं वह समाज के विभिन्न वर्गों का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं और जो है उनकी जो समस्याएं हैं उनसे परिचित कराते हैं कि क्या क्या किया जाना चाहिए। जैसे सपोज डैट अगर देश में सड़कें बनाना है तो उसको कैसे बनाना चाहिए, ये सरकार कौन सी सरकार दूसरी जो मतलब विपक्ष की पार्टी होती है उसके खिलाफ जो है वो खूब नारा लगाते हैं, जनता को समझाते हैं कि यह काम नहीं कर रही है। इस तरह करके जो है सार्वजनिक समस्याओं को जो है विभिन्न सार्वजनिक समस्याएं हैं विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जो है लोगों के सामने लाती हैं एक दूसरे के विरोध में, जिससे जनता जो है उनके प्रति मोहित हो जाए और उनको चुनाव में जिता दे। इसलिए वो जो है ऐसे ऐसे मुद्दे लाते हैं जो जनता को टच कर जाए। इससे जनसाधारण जो है, आम जनता जो है भारत को, उसको राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी, जनता ये निर्णय कर पाती है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी अच्छा काम कर रही है। तो इस स्थिति में जनता का जो है राजनीतिक समझ को बढ़ावा मिलता है और लोगों के पास विविधता रहती है। यहाँ पे कई प्रकार के राजनीतिक पार्टियां होती हैं जो विभिन्न पक्ष रखती हैं और लोगों को जिसका पक्ष ज्यादा मजबूत प्रतीत होता है उसको वो चुनाव में जिताते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि संसदीय प्रणाली को अपनाने से विभिन्न जो क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे हैं वह क्षण के जो है जनता के सामने आते हैं और जनता जो है अपना डिसीजन लेने में अधिक विवेकशील हो जाती है उन मुद्दों को सुनने के बाद। संसदीय प्रणाली में सदन के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर विपक्ष सरकार की कार्यों की आलोचना खुलकर करता है, जनमत को अपने पक्ष में करने का भरपूर प्रयास करता है। आज के समय में संसद की कार्रवाई टेलीविजन पर प्रकाशित हो रही है, जिससे जनसाधारण भी संसद की कार्रवाई आसानी से देख पा रहा है और अपने विचारों को विस्तृत बना रहा है। दोस्तों, आज के समय में संसदीय प्रणालियां जो हैं विश्व में, वहां पे संसद की जो कार्रवाई है उसका लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, हर दिन का संसद की कार्रवाई। इसके कारण जो है जनता जो है देखती है, उसको, उस बैठक को देखती है बहुत ध्यान से और देखती है कि संसद में कौन क्या बोल रहा है। और जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो खुलकर आलोचना करती हैं संसद भवन में, ताकि जो जनता देख रही है वो उनकी ओर बह जाए और जब आगे चुनाव आए आने वाले समय में तो उसको लगे कि ये विपक्ष वाले ज्यादा सही है तो उनको चुनाव जिताए। तो इसलिए संसदीय प्रणाली में जो है आलोचना का खुल के भरपूर मौका मिलता है, क्योंकि जो कार्यपालिका के सदस्य हैं वो विधायिका से ही बने होते हैं
और विपक्षीय पार्टियां भी होती हैं वहां पे, और जब संसद की बैठक होती है तो वहां पे आपके कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल के सदस्य भी भाग लेते हैं, तो वहां पे खुलकर आलोचना की जा सकती है। साथ ही साथ आज जो है मीडिया का जमाना है, तो नेता जो है बाहरी जगह पे भी जो है, संसद के बाहर भी जो है मीडिया को समय समय पर बुलाते हैं और सरकार की विभिन्न नीतियों को खुलकर जो है जनता के सामने रखते हैं और सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरते हैं। तो आप देख रहे हैं कि संसदीय प्रणाली में सदन के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर विपक्ष सरकार की कार्यों की आलोचना खुलकर आज के समय में कर रहा है, और टेलीविजन जो है जिसके कारण जो है हर बात जो है जनता के घर तक पहुंच रही है। इससे जो है जनसाधारण भी शिक्षित हो रहा है काफी आसानी से, और उसका विचार जो है वह विभिन्न जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन पे अच्छी समझ बन रही है, और जो चुनाव आ रहे हैं देश में उसमें वो अच्छा निर्णय ले पा रहा है। संसदीय प्रणाली में सर्वसाधारण की प्रभुसत्ता का निरंतर सम्मान किया जाता है, क्योंकि विधायिका और मंत्रिमंडल दोनों के सदस्यों को अंततः जनता के सामने जाना ही पड़ता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्य रूप से जो विधायिका के सदस्य हैं वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो सभी, और विधायिका से ही मंत्रिमंडल के सदस्यों का गठन होता है। तो ये दोनों जानते हैं, ये दोनों लोग जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम जनता को इग्नोर कर सकते हैं तो 5 साल के बाद तो हमको जनता में जाना ही है, हिसाब देना ही है कि जिस काम के लिए हम चुन कर आए थे वो किए कि नहीं। तो इसलिए हमेशा विधायिका और मंत्रिमंडल के सदस्य जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार करते हैं कि वही मालिक है, और जनता के जो है मुद्दों को उठाते रहते हैं संसदीय प्रणाली में, ताकि 5 साल के बाद जब जनता के सामने जाएं तो उनको अपनी कुछ बात को जो है आसानी से जो है व्यक्त करने का उनके पास अवसर हो, और जिस काम के लिए आए थे उसको वह सिद्ध कर चुके कि हम किए हैं। आइए दोस्तों, अब संसदीय प्रणाली के दोष देख लेते हैं। क्या डिमेरिट है संसदीय प्रणाली के? दोस्तों, इसमें प्रशासन के साथ साथ विधि निर्माण का सारा भार मंत्रिमंडल के कंधों पर आ जाता है। इसके कारण वे अपने कार्यकारी कर्तव्यों पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते। दोस्तों, भारत एक बहुत बड़ा देश है। अगर भारत का ही उदाहरण लें संसदीय प्रणाली के रूप में, तो भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, लेकिन संसद के सदस्यों की जो कुल संख्या आप देखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला देंगे तो वो काफी नहीं है पूरी देश की जनता के लिए। और भारत में काफी ज्यादा मुद्दे हैं जिन पे काम किया जाना बाकी है। तो यही कह रहा है दोस्तों यहाँ कि इसमें प्रशासन के साथ साथ विधि निर्माण का सारा भार मंत्रिमंडल के ही कंधों पर आ जाता है। इसके कारण वे अपने कार्यकारी कर्तव्यों पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते। संसदीय प्रणाली का दूसरा दोष है, इसमें मंत्रिमंडल को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए निरंतर विधायिका पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके कारण शासन का सूत्र अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दलों के हाथों में आ जाता है। इन दलों के कई उच्चाधिकारी बाहर रहकर भी शासन पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं। दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि मंत्रिमंडल के सदस्य विधायिका से ही बने होते हैं, और विधायिका में जो है विभिन्न राजनीतिक पार्टियां होती हैं जो मिलजुल के या सरकार बनाती हैं, या कोई पार्टी जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए रहता होगा। तो यहाँ ये कह रहा है कि जो भी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनको विधायिका पर निर्भर रहना पड़ता है, और विधायिका पर निर्भर रहने के कारण जो विधायिका में विभिन्न राजनीतिक दल हैं, अगर मान लीजिए सपोजिटेड गठबंधन की सरकार है, तो सभी राजनीतिक दल जो भी उसकी सरकार में शामिल हैं, कार्यपालिका के सदस्य हैं, जिनके सहयोग से वह सरकार जो है बना पाया है, उन पर उनको निर्भर रहना पड़ता है। इसके कारण जो है कार्यपालिका जो है उतना खुलकर डिसीजन नहीं ले पाती, और समय समय पर उसको जो है राजनीतिक दलों के सदस्यों को जो है बातचीत करनी पड़ती है, ताकि गठबंधन के जो मिनिमम प्रोग्राम बने थे जिसके माध्यम से ये गठबंधन बना, उन पे भी विचार करना होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ मंत्रिमंडल जो है उसको सारे पार्टियों के मतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।
तो जो राजनीतिक पार्टियों पर उसको निर्भर रहना पड़ रहा है, कभी कभी उस राजनीतिक पार्टी के जो बाहरी लोग हैं उनका भी नियंत्रण आराम से बन जाता है इसके कारण। अस्थिर शासन की संभावना हमेशा बनी रहती है संसदीय प्रणाली में, क्योंकि मंत्रिमंडल अपने अस्तित्व के लिए विधायिका के निचले सदन पर निर्भर रहता है। दोस्तों, जो सामान्य रूप से मंत्रिमंडल, जो भारत में जो संसदीय प्रणाली है, इसमें विधायिका के सदस्यों का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। तो और कार्यपालिका के सदस्य जो कि विधायिका से ही बनते हैं, तो उनको हमेशा जो है उसका विश्वास प्राप्त किए होना चाहिए। अगर विश्वास जिस दिन डगमगा जाएगा तो 5 साल के अंदर ही सरकार जब मन करे तब गिर जाएगी। तो इसके कारण ये कह रहा है कि संसदीय प्रणाली में अस्थिर सरकार की संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि मंत्रिमंडल को अपने अस्तित्व के लिए विधायिका के निचले सदन यानी कि लोकसभा पर निर्भर रहना पड़ता है। संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का चयन राजनीतिक आधार पर होता है, उनकी योग्यता या प्रशिक्षण के आधार पर नहीं। इसके कारण शासन में जरूरी कुशलता नहीं हो पाती। दोस्तों, संसदीय प्रणाली में जो मंत्रियों का चयन होता है वह विशेषज्ञता के आधार पर नहीं होता, राजनीतिक आधार पर होता है। जो राजनीतिक रूप से ज्यादा मजबूत होगा, जिसका समर्थन ज्यादा होगा, उसको जो है मंत्रिमंडल में आसानी से जगह मिल जाती है। कद काठी उसका जो है जनता के सामने बड़ा हो तो उसको मंत्रिमंडल में आसानी से जगह मिल जाती है, चाहे वह योग्य हो या न हो। तो इसके कारण शासन में जरूरी कुशलता नहीं आ पाती, क्योंकि यहां विशेषज्ञ लोग की चुनाव होता ही नहीं है। आइए दोस्तों, अब अध्यक्षीय प्रणाली के गुण को देखते हैं। दोस्तों, इसको इतना विस्तार से लिख दिया गया है कि आप केवल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि पिछले क्लास में हम जो है अध्यक्षीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली दोनों को विस्तार से देख चुके हैं। अध्यक्षीय प्रणाली में स्थिर सरकार की स्थापना होती है, क्योंकि इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपने अस्तित्व के लिए विधायिका के समर्थन पर निर्भर नहीं रहता। शासन के इन दोनों अंगों में कितना भी मतभेद क्यों ना हो जाए, किंतु इन्हें नियत समय से पहले नहीं हटाया जा सकता। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका जो है अध्यक्षीय प्रणाली का सारे विश्व में सर्वोत्तम उदाहरण है। और अमेरिका में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है या सीनेट होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है और सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो दोस्तों, ये अपने पद पे निर्बाध रूप से काम करते हैं, क्योंकि कार्यपालिका तो विधायिका से बना नहीं है। तो इसलिए वो राष्ट्राध्यक्ष के माध्यम से कार्यपालिका को भंग भी नहीं करा सकता, क्योंकि बिल्कुल सेपरेशन ऑफ पावर अपनाया गया है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया है। तो यहां विधायिका के समर्थन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसके कारण कार्यपालिका और विधायिका दोनों के सदस्यों को उनका जितना कार्यकाल है उसको वो आसानी से जो है उस कार्यकाल को पूरा करते हैं। अगर विधायिका के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष है तो निर्बाध रूप से जो है वह 2 वर्षों का कार्यकाल पूरा करेंगे, और इन 2 वर्षों में उनकी जो भी नीतियां, जो भी योजनाएं वो चाहते हैं लाना, वो आसानी से ला पाते हैं बिना किसी भय के कि सरकार गिर जाएगी या विधायिका भंग हो जाएगी। उदाहरण के रूप में अमेरिका में राष्ट्रपति को 4 वर्ष के पहले नहीं हटाया जा सकता। महाभियोग एकमात्र प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। यह विशेष परिस्थिति में ही होता है। दूसरा है, इस शासन प्रणाली में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को पूरी तरह से पालन किया जाता है। साथ ही साथ नियंत्रण और संतुलन की भी व्यवस्था की जाती है। इसके कारण शासन में मनमानी, ज्यादती या अत्याचार नहीं कर पाता। शासन जो है मनमानी, ज्यादती या अत्याचार नहीं कर पाता। दोस्तों, यहां विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों को जो है अलग अलग जो है एकदम बिल्कुल एक दूसरे से अलग कर दिया गया है, अर्थात वे अपने कामों में एक दूसरे से पूरी तरह से अलग है। अपना डिसीजन लेने में अगर विधायिका जो है वो अगर कानून बनाती है तो वो अपना किस मुद्दे पर कानून बनाएगी उस मुद्दे पर वो स्वतंत्र है। उसी प्रकार राष्ट्रपति जो है अपना प्रशासन को कैसे चलाएगा उस मामले में बिल्कुल स्वतंत्र है, और न्यायपालिका जो है निर्णय उसको कैसे करना है वो अपने हिसाब से देखेगी।
संविधान के प्रावधानों के अनुसार देखेगी, न कि किसी के दबाव में आकर। तो दोस्तों यहाँ शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत तो अपनाया गया है, साथ ही साथ नियंत्रण और संतुलन, जिसे चेक्स एंड बैलेंसेस भी कहा जाता है, की भी व्यवस्था अपनाई गई है। इसका सीधा मतलब हुआ कि ये तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र तो होंगे, लेकिन अपने कार्यों को करने के लिए एक दूसरे का सहयोग की भी इनको जरूरत होगी। उदाहरण के रूप में अगर अमेरिका का राष्ट्रपति अपने मंत्रियों की नियुक्ति करना चाहता है अपने मन से, तो उसको जो है सीनेट का अनुमोदन आवश्यक होता है। तो यहां आप देख रहे हैं कि ये एक दूसरे से पृथक्करण तो है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे को जो है इनका सहयोग जरूरी भी होता है अपने कामों को करने के लिए। तो यही है नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। कार्यपालिका और विधायिका नियत कार्यकाल मिलने के कारण निश्चिंत होकर अपनी योजनाओं और नीतियों को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों इसमें विधायिका और कार्यपालिका के सदस्यों को एक दूसरे पर निर्भर किसी तरह से भी नहीं रहना होता है। इसके कारण जो भी उनको कार्यकाल मिला होता है उसको वो निश्चिंत होकर अपनी योजनाओं और नीतियों को बढ़ावा देते हैं और अपने पूरे जो कार्यकाल उनको मिला होता है उसका भरपूर उपयोग करते हैं देश के कल्याण के लिए, अमेरिका के कल्याण के लिए, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का कल्याण के लिए। अध्यक्षीय प्रणाली में कार्यपालिका में शामिल सर्वोच्च प्रशासक विधायिका के सदस्य नहीं होते। इसके कारण उनको विधायिका के अधिवेशनों, समितियों में भाग नहीं लेना पड़ता। इसके अलावा उन्हें प्रश्नों के उत्तर नहीं देने पड़ते, न ही विधेयकों पर मतदान करना पड़ता है और न ही निर्वाचन क्षेत्रों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, अतः अपने कार्यों को पूरा फोकस कर पाते हैं। दोस्तों जैसे संसदीय प्रणाली में आप देखते हैं कि जो मंत्री होता है वह भी सांसद होता है, किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, और चूंकि वो विधायिका का सदस्य होता है, इसके कारण जो है विधायिका के विभिन्न अधिवेशन जो होते हैं या समितियां होती हैं, उसको जो है विधायिका में जाके जो है अपने प्रश्नों के जो सदस्य प्रश्न पूछते हैं विपक्षी पार्टियां को, उसका उत्तर देना पड़ता है। और विधेयकों पर मतदान भी जब होता है तो उसमें भी उसको पार्टिसिपेट करता है जिस सदन का वो सदस्य हो, और उसको अपने निर्वाचन क्षेत्रों पर भी फोकस करना होता है, क्योंकि जो जनता उसको चुनकर भेजी है उससे कुछ अपेक्षा रखती है। लेकिन दोस्तों अध्यक्षीय प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य, कार्यपालिका एकल कार्यपालिका अपनाई गई है संयुक्त राज्य अमेरिका में, राष्ट्रपति होता है और वह अपने मन से जो है किसी को भी अपने मंत्रिमंडल में जगह दे देता है, चयन करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो जब किसी को भी वो मंत्रिमंडल में ला रहा है तो वे लोग न तो विधायिका के सदस्य हो सकते हैं और न ही किसी समिति में भाग लेंगे, क्योंकि वो बाहरी लोग हैं बिल्कुल, और न ही उनको विधायिका के प्रश्नों के उत्तर देने पड़ने की जरूरत है, और न ही किसी विधेयक पर मतदान करने में उनको शामिल होना जरूरी है, और न ही वो किसी निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं। तो इसके कारण जो उनको काम दिया हुआ है कार्यपालिका के द्वारा, मान लीजिए अमेरिका का उदाहरण है, अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है अपना मंत्रिमंडल का गठन करते हैं, स्वतंत्र रूप से किसी को भी शामिल कर लेते हैं, तो वे जो काम देंगे उस व्यक्ति को वह खुलकर काम कर पाएगा, क्योंकि उसको अन्य कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, केवल जो डोनाल्ड ट्रंप सौंप रहे हैं उसको, उस पे उसको मुख्य रूप से फोकस करना पड़ रहा है। तो इसके कारण जो है अपने दायित्वों को अच्छा से निभा पा रहा है, जबकि भारत में ऐसा संसदीय प्रणाली होने के कारण नहीं हो पाता, क्योंकि एक ही मंत्री को जो है अधिवेशन में भी भाग लेना है, समितियों में भी भाग लेना है, संसद में जाकर प्रश्नों के भी उत्तर देने हैं, और विधेयकों पर जब मतदान करवाया जा रहा है तो अपने पार्टी के जो है उस विधेयक पर सफल घोषित करने के लिए उसको मतदान भी करना पड़ता है, साथ ही साथ निर्वाचन क्षेत्र पर भी फोकस करना पड़ता है। तो इसके कारण जो है मंत्री अपना जो कार्यकारी कर्तव्य है उसको पूरी तरह से निर्वहन नहीं कर पाता। दोस्तों अध्यक्षीय प्रणाली की पांचवी विशेषता है, इसमें मंत्रिमंडल के सदस्य जनता के प्रतिनिधि नहीं होते, जैसा कि अभी दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा, इसलिए उनका चयन योग्यता और कार्यकुशलता के आधार पर आसानी से की जा सकती है। इससे प्रशासन में कार्यकुशलता आती है। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वह अपना मंत्रिमंडल बनाने के लिए स्वतंत्र होता है, तो इसके कारण जो है उसको जो भी योग्य और कार्यकुशल दिखाई देता है
वो एक निश्चित दायरा में तो बना ही नहीं है कि संसद के सदस्यों को ही हमको अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना है। यहाँ तो वह स्वतंत्र है। तो जो भी योग्य और कार्यकुशल दिखाई देता है उसको वो अपने प्रशासन में, अपने मंत्रिमंडल में जगह देता है, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका के जो प्रशासन है उसमें कार्यकुशलता आती है, क्योंकि यहाँ पे योग्य और कार्यकुशल लोग आए हैं, मंत्रिमंडल में शामिल हैं। इस व्यवस्था में कार्यपालिका शक्ति एक ही व्यक्ति में निहित होती है, इसलिए आवश्यक निर्णय आसानी से लिए जा सकते हैं, जिससे प्रशासन में कार्यकुशलता आती है। जबकि संसदीय प्रणाली मंत्रिमंडल के कारण यह निर्णय त्वरित नहीं ले पाता। राष्ट्रपति का चुनाव जनता स्वयं करती है, इसलिए जनता का नियंत्रण राष्ट्रपति पर बना रहता है। दोस्तों, जो संसदीय प्रणाली है इसमें जो डिसीजन लेना है वो मंत्रिमंडल के सारे सदस्यों से मिलजुल के लेना है। भले तानाशाही चले तो एक ही व्यक्ति ले ले, वो अलग बात है संसदीय प्रणाली में, लेकिन जो नियम है मंत्रिमंडल जो बनाया गया है उससे परामर्श करके सभी मंत्रियों को जो है किसी एक निर्णय पे पहुंचना होता है। जबकि जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका एक ही व्यक्ति जो है कार्यपालिका होता है, वही प्रमुख होता है उसका। तो इसलिए जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसके द्वारा लिए जाते हैं, और जो भी वो निर्णय लेता है उसके जो मंत्री हैं उसको जो है आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उसमें कार्यकुशलता आ जाती है, जबकि संसदीय प्रणाली में निर्णय लेने में देरी होती है, क्योंकि यहाँ जो मंत्रिमंडल है उसमें काफी सदस्य होते हैं, सबका जो है विचार जानना जरूरी होता है। दोस्तों, आइए अध्यक्षीय प्रणाली के दोष देख लेते हैं। इसमें राष्ट्रपति और विधायिका का कार्यकाल एकदम नियत होता है, इसके कारण वे जनता की समस्याओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील नहीं होते। दोस्तों, यहाँ राष्ट्रपति और विधायिका जो है इसके सदस्य जो होते हैं वो जानते हैं कि हमारा जो कार्यकाल मिला है उसके पहले जो है हमको कोई भी पद से हटा नहीं सकता। इसके कारण जो है वह जनता की समस्याओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील नहीं होते, क्योंकि उनको जनता के सामने जाना तो है लेकिन एक निश्चित समय के बाद ही जाना है। दूसरा है, कार्यपालिका को नियत समय से पहले नहीं हटाया जा सकता। इसके कारण सदन में कोई व्यवस्थित विपक्ष उभर कर सामने नहीं आ पाता। विरोधी दल छिटपुट तौर पर आलोचना करते हैं और अपना कोई वैकल्पिक कार्यक्रम नहीं रखते। दोस्तों, जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है इसमें विपक्ष जो है उतनी अहम भूमिका नहीं निभा पाता, क्योंकि जो कार्यपालिका है वह विधायिका में जाता ही नहीं है, और विधायिका का जो लाइव टेलीकास्ट होता होगा जनता के सामने, अगर उसमें कार्यपालिका के सदस्य शामिल ही नहीं है तो कैसे जो है आलोचना होगी तो जनता देख पाएगी। तो इसके कारण जो है अध्यक्षीय शासन प्रणाली में व्यवस्थित विपक्ष नहीं आ पाता सामने, और विपक्ष ये जानता है कि हम कितना भी आलोचना कर लें सरकार जो है अपना नियत कार्यकाल पूरा करेगी ही। तो इसलिए विपक्ष भी वैकल्पिक कार्यक्रम नहीं रख पाता। उत्तरदायित्व के स्पष्ट विभाजन की वजह से शासन की सफलताओं और विफलताओं का श्रेय किसे दिया जाए इसका स्पष्ट निर्धारण नहीं हो पाता। दोस्तों, जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है उसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इसके कारण जो भी अच्छे डिसीजन होते हैं, अच्छी सफलता मिलती है इन देशों में किसी नीति को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर, तो ये क्लियर नहीं हो पाता कि जो नीति ये सफल दिख रहा है ये किसके वजह से हुआ है। क्या विधायिका के कानूनों से हुआ है, या कार्यपालिका के प्रशासन करने की वजह से हुआ है, या न्यायपालिका के अच्छा डिसीजन देने से, अच्छा न्याय करने से हुआ है? ये क्लियर नहीं हो पाता। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति के कंधों पर सारा प्रशासनिक दायित्व होता है। इसके कारण राष्ट्रपति पर काफी बोझ पड़ जाता है, जिसे संभालना आसान नहीं हो पाता। दोस्तों, संसदीय प्रणाली में जो प्रधानमंत्री है उस पे ही बोझ नहीं होता, उसके मंत्रियों पर भी बोझ होता है। कोई रेलवे देख रहा है, कोई शिक्षा देख रहा है, कोई स्वास्थ्य देख रहा है, कोई सड़क एवं परिवहन देख रहा है। तो इस तरह देख रहे हैं आप कार्यों का जो विभाजन हुआ है, और सभी जो है जनता के प्रतिनिधि हैं। तो इसके कारण सब पे दबाव है। लेकिन अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति ही जनता का प्रतिनिधि है, और उसके मंत्री तो स्वतंत्र रूप से चुने गए हैं, राष्ट्रपति द्वारा लिए गए हैं अपने हिसाब से, जो उसके कामों को आगे बढ़ा सके। तो इसके कारण जो अध्यक्षीय प्रणाली है उस पे राष्ट्रपति पर ही सारा प्रशासन का बोझ आ जाता है, जिसको संभालना आसान नहीं पाता।
दोस्तों, तीसरे शीर्षक के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को हम देखेंगे कि ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली और भारत के संसदीय प्रणाली में क्या अंतर है। दोस्तों, इसको हम 6 बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली से प्रेरित है। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो भारत की संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली से कई मामलों में भिन्न है। अर्थात ब्रिटेन से भारत की संसदीय प्रणाली अपनाई जरूर गई है, लेकिन कुछ परिवर्तनों के साथ। पहला अंतर है कि ब्रिटेन में जो भी प्रधानमंत्री बनेगा उसे ब्रिटेन की संसद की निचली सदन यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए। दोस्तों, इसका सीधा मतलब हुआ कि जैसे ब्रिटेन में 2 सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स है वो भारत के लोकसभा के समान है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स राज्यसभा के समान है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स का ही सदस्य होना चाहिए जो भी प्रधानमंत्री ब्रिटेन में बनेगा। जबकि भारत में दोस्तों प्रधानमंत्री लोकसभा का वो सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, दोनों में से किसी भी सदन का अगर सदस्य है तो वह भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। उसमें ये बाध्यता नहीं है कि वो लोकसभा का सदस्य ही होना चाहिए। जबकि ब्रिटेन में वो निचले सदन यानी कि ब्रिटेन के जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसी का सदस्य होना चाहिए। दूसरा अंतर है, ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र अपनाया गया है, जबकि भारत में गणतांत्रिक व्यवस्था अपनाया गया है। दोस्तों, जो ब्रिटेन का हेड ऑफ स्टेट होगा वहां का राजा होगा या रानी होगी, जो एक तरह से राजतंत्र है। और जो वहां का अलिखित संविधान है उसके माध्यम से राजा के शक्तियों को सीमित कर दिया गया है। इसे ही संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है। और दोस्तों, यहाँ का जो राजा है वह हेड ऑफ स्टेट की भूमिका निभाता है ब्रिटेन में, और राजा और रानी के परिवार के लोग ही जो है इस पद पे रह सकते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन में हेड ऑफ स्टेट होता है उसका पद आनुवांशिक है। वो आनुवांशिक रूप से जो है आगे बढ़ता जाएगा, उसका पुत्र होगा, उसका पुत्र होगा, उसकी पुत्री होगी, इस तरह करते हुए आगे बढ़ता जाएगा। जबकि भारत में गणतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है, यानी कि भारत का जो हेड ऑफ स्टेट होगा वह कोई भी व्यक्ति बन सकता है। एक निश्चित योग्यता धारण करने के बाद वह चुनाव लड़के जो है वह गणतांत्रिक भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। जबकि ब्रिटेन में जो है वह राजा ही जो है हेड ऑफ स्टेट के पद पर हमेशा रहेगा। तो ये अंतर है। इसका मतलब ये भी हुआ दोस्तों कि ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। ब्रिटेन लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है, जबकि भारत लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र भी है, क्योंकि वहां का जो हेड ऑफ स्टेट है वह एक निश्चित समय के लिए चुना जा रहा है। तो और ये पद जो है आनुवांशिक नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है इस पद पर बैठ सकता है अगर वह चुनाव जीत जाए राष्ट्रपति का तो। लेकिन ब्रिटेन में राजा के घर के ही लोग जो है हेड ऑफ स्टेट के पद पर हमेशा बने रहेंगे। ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता है। मतलब यह हुआ कि यहाँ की संसद सर्वोच्च है। वह लड़का को लड़की और लड़की को लड़का बनाने के अलावा सब कुछ कर सकता है, और उसके द्वारा बनाए गए जो कानून है वो किसी वहां न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायिक पुनर्विलोकन का वहां कोई कंसेप्ट नहीं है। जबकि भारत में संसद में संप्रभुता निहित नहीं है। इसके शक्तियों पर लिखित संविधान, मूल अधिकार, संघीय व्यवस्था और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति माध्यम से मनमानीपन को रोका गया है। दोस्तों, इसके पिछले लेक्चर में जो कई हम लोग एमसीक्यू पर कर रहे थे, जो लेक्चर हुआ उसमें हम जो है न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके कारण जो है इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ब्रिटेन में वही मंत्री नियुक्त किया जाता है जो संसद सदस्य हो। दोस्तों, ब्रिटेन में उसे ही मंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो संसद का सदस्य हो, जबकि भारत में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। दोस्तों, भारत में उस व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं हो, लेकिन शर्त यह है कि 6 माह के अंदर उसे जो है संसद का सदस्य बनना चाहिए, नहीं तो मंत्री का पद समाप्त हो जाएगा। जबकि ब्रिटेन में वही मंत्री बनता है जो संसद के किसी सदन का सदस्य जरूर हो। 5वां अंतर है दोस्तों, ब्रिटेन में विपक्ष द्वारा छाया कैबिनेट का गठन किया जाता है ताकि
सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के साथ संतुलन बना रहता है। इसके साथ ही साथ विपक्ष के सदस्यों मंत्री बनने की ट्रेनिंग हो जाती है। दोस्तों, छाया कैबिनेट से तात्पर्य यह है, उदाहरण के रूप में आपको बताएं, भारत से ही उदाहरण लेते हैं। भारत में छाया कैबिनेट नहीं है, लेकिन आपको हम इसलिए भारत का उदाहरण ले रहे हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। जैसे दोस्तों, भारत में कैबिनेट का गठन हुआ, जिसमें मान लीजिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, गृह मंत्री जो है अमित शाह है, इस तरह करके जो है विभिन्न मंत्री बनाए गए। तो अगर विपक्ष जो है वो भी जो है इस तरह का जो है मंत्री अपने यहां नियुक्त कर ले, और संसद में जो है जैसे मान लीजिए गृह मंत्री अमित शाह है तो वह भी किसी को अपना गृह मंत्री बना ले, और रक्षा मंत्री मान लीजिए राजनाथ सिंह है तो वह भी किसी को रक्षा मंत्री बना ले, स्वास्थ्य मंत्री बना ले, और संसद में जो भी डिबेट हो तो जब भी जो सरकार है उसके जो विभिन्न मंत्री हैं उनसे हुए जो है विपक्ष के जो मंत्री तैयार किए गए हैं वही प्रश्न पूछें और जमकर उस पर रिसर्च कर आए और जो है सरकार को घेरे। तो इस तरह की जब विपक्ष द्वारा संगठित मंत्रिमंडल का गठन कर लिया जाता है तो इसे ही शैडो कैबिनेट कहा जाता है, ताकि सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के साथ संतुलन बना रहता है और ये जो है खुल के प्रश्न करते हैं। इसके साथ साथ विपक्ष के सदस्य जो है मंत्री की इनडायरेक्ट रूप से भूमिका भी निभा रहे होते हैं, भले ही उनके पास कोई पावर नहीं होता, लेकिन वो रक्षा मंत्री का कार्य करते हैं, प्रश्न पूछते हैं रक्षा मंत्री जैसा, रक्षा मंत्री से संबंधित टॉपिक पर जो है रक्षा मंत्री को घेरते हैं विपक्षी रक्षा मंत्री के रूप में। तो इसे ही जो है छाया कैबिनेट कहते हैं, और ब्रिटेन में जो है विपक्ष के द्वारा छाया कैबिनेट का गठन किया जाता है, जबकि भारत में छाया कैबिनेट की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है। दोस्तों, ब्रिटेन में मंत्रियों को कार्यालयी कामों में राज्य के मुखिया के रूप में प्रति हस्ताक्षर करना अनिवार्य होता है। दोस्तों, जो भी ब्रिटेन में राज्य के जो भी कार्यालयी काम होते हैं उस पे जो है मंत्री जी को भी अपना सिग्नेचर करना होता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों, ये रहा संसदीय व्यवस्था और राष्ट्राध्यक्ष व्यवस्था का पार्ट 2। आशा करता हूं कि आप सभी इस वीडियो के माध्यम से काफी लाभान्वित होंगे, और दीजिए अब इजाजत। दोस्तों, अब हम संसदीय व्यवस्था और राष्ट्राध्यक्ष व्यवस्था पर आधारित MCQ के पार्ट 1 में कल फिर मिलेंगे, और MCQ करना न भूलें, क्योंकि MCQ करिएगा तभी आपको मालूम चलेगा कि आपकी संसदीय व्यवस्था और राष्ट्राध्यक्ष व्यवस्था पर कितनी पकड़ बनी है इन लेक्चर्स के माध्यम से। तो दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।